हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप। पिछले कुछ व्याख्यानों से हम अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था के संबंध में बात कर रहे थे। यह बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसका परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और कई व्याख्यानों के माध्यम से हमने अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था को स्पष्ट करने का प्रयास भी किया है। आपको कुछ समझ में आया होगा परीक्षा की दृष्टि से। आज हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले व्याख्यान में हमने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और उसके क्षेत्राधिकार के संबंध में बड़े विस्तार से बात की थी, जिसमें मुख्यतया न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और उसके कुछ प्रारंभिक एवं अपीलीय क्षेत्राधिकारों को लेकर हमने बात की थी। उसी के तहत आज हम एक अमेरिकी संविधान के नए अध्याय की बात करते हैं, और वह है अमेरिकी दलीय व्यवस्था, यानी अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, अमेरिकन राजनीतिक दलीय व्यवस्था। ये इसके संबंध में हम बात करेंगे, क्योंकि बिना राजनीतिक दलों के किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। दलों का बहुत महत्व है और इन्हें फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट भी कहा गया है, यानी राज्य का चतुर्थ स्तंभ कहा गया है। इतना महत्व है राजनीतिक दलों का, कम से कम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में। तो आइए हम बात करते हैं अमेरिकी दलीय व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का अस्तित्व अपरिहार्य है, क्योंकि बिना राजनीतिक दलों के तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चल ही नहीं सकती। क्योंकि आप सत्ता किसको दोगे? सत्ता के लिए संघर्ष किस हद तक होता है और किस प्रकार लोग डिक्टेटर बन जाते हैं, वो आप सबको पता है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता को चलाने के लिए और जनमत की अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए दलों का होना आवश्यक है। एक समान हितों वाले लोग संगठित होकर जब उन हितों को साधने और उनकी रक्षा करने के लिए एक संगठन बनाते हैं, और वह संगठन जब शासन सत्ता को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे हम राजनीतिक दलों की संज्ञा देते हैं। क्योंकि संगठन तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे बहुत से प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं जिन्हें दबाव समूह कहते हैं। क्योंकि दबाव समूह का मकसद सत्ता प्राप्त करना नहीं होता, इसलिए उन्हें हम राजनीतिक दलों की श्रेणी में नहीं रख सकते। लेकिन राजनीतिक दलों का मकसद तो विशुद्ध रूप से सत्ता प्राप्त करना होता है। हाँ, किसी कॉमन विचारधारा के लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर एक राजनीतिक दल का गठन कर लेते हैं और फिर उसके माध्यम से सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और फिर अपने एजेंडे को लागू करने का प्रयास करते हैं जब उनको सत्ता मिल जाती है। भारत में तो बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ तो बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां, लोकल पार्टियां, नेशनल पार्टियां, यहाँ तो अलग अलग दलों के अलग अलग प्रकार के हित हैं, उनके अलग अलग विचारधाराएं हैं, उनके अलग अलग उद्देश्य हैं, लेकिन सब अपने अपने उद्देश्य और विचारधाराओं के अनुसार काम करते हैं। और कुछ की कॉमन विचारधारा भी है, तो लेकिन फिर भी उनके रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन राजनीतिक दल तभी माना जाएगा जब वह सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयास करे, सत्ता प्राप्त करना चाहे। लास्की कहते हैं कि एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। जब किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दल ही नहीं होंगे या एक ही दल होगा, तो उसे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सच्चे अर्थों में नहीं कह सकते। जैसे चाइना की शासन व्यवस्था, क्योंकि चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, और जब एक ही दल है
तो लोगों के पास चॉइस तो है ही नहीं, चाहे उनकी सहमति हो चाहे ना हो, चाहे इच्छा हो या ना हो, उनको न चाहते हुए भी उसी दल के सदस्यों को चुनना होगा, क्योंकि और तो दल है ही नहीं वहाँ। हाँ, बहुत से दल होते हैं, एक या एक से अधिक दल होते हैं, तो उनके पास सत्ता सौंपने के लिए चॉइस होती है, और जब किसी एक दल की सत्ता से वे असंतुष्ट हो जाते हैं तो वो दूसरे दल को अवसर देते हैं, चांस देते हैं। पर उनके पास चांस देने के लिए, अवसर देने के लिए कोई ऑप्शन तो हो। चाइना में नहीं है ऐसा। चाइना, उत्तरी कोरिया, क्यूबा, बहुत से देश हैं जिनमें सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो वहाँ उसको एक तरह से तानाशाही शासन व्यवस्था ही कह सकते हैं। वो एक तरह से तानाशाही शासन व्यवस्था का ही दूसरा रूप है, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास चॉइस नहीं है। आपको उसी दल को चुनना होगा, उसी दल के सदस्यों को चुनना होगा। तो यहाँ सच्चे अर्थों में लोकतंत्र लोस्की ने उसको कहा है जहाँ एक से अधिक राजनीतिक दल हो। हरमन फाइनर कहते हैं कि अमेरिका में केवल एक राजनीतिक दल रिपब्लिक कम डेमोक्रेटिक है, जो अपनी आदतों और पद की होड़ के द्वारा दो समान भागों में विभाजित है, जिनमें से एक का नाम रिपब्लिकन पार्टी है और दूसरे का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी है। यानी हरमन फाइनर ये कहते हैं कि यहाँ दो दल हैं, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिकन, लेकिन वो एक ही है। उनकी विचारधारा में, उनके स्ट्रक्चर में, उनके एजेंडे में कोई बहुत अंतर नहीं है, अंतर बहुत मामूली है। आगे उन्होंने कहा कि वो अपनी आदतों और पद प्राप्ति की होड़ के कारण केवल अलग है, बाकी और सब सिमिलर है वहां। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रत्येक राजनीतिक दल का क्लियर कट अलग एजेंडा है। वामपंथी, दक्षिणपंथी, परंपरावादी, ये अलग अलग। और यहां तो जातियों के आधार पर दल बने हुए हैं, क्षेत्र के आधार पर दल बने हुए हैं, जिनका अपना अलग एजेंडा है। अपने क्षेत्र का विकास उनका एजेंडा है, अपने धर्म, अपने समुदाय का विकास उनका एजेंडा है, क्लियर कट उनका एजेंडा है। जबकि अमेरिका में तो केवल हरमन फाइनर के अनुसार केवल नाम का अंतर है इन दोनों दलों में। अमेरिका में राजनीतिक दलों का विकास, लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि अमेरिका में राजनीतिक दलों का जन्म वहां की परिस्थितियों की देन है। वहां परिस्थितियां इस प्रकार की बनी कि वहां राजनीतिक दलों को उभरकर सामने आना पड़ा। और ये तो सच है कि परिस्थितियों के कारण, विचारधाराओं के विखंडन के कारण, नए प्रकार के विचारों के कारण संगठन बनते हैं, दल बनते हैं। अभी कुछ साल पहले आपको पता है कि भ्रष्टाचार और काले धन के एजेंडे को लेकर भारत में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और दिल्ली में उसकी सत्ता भी है। तो ऐसे बहुत से दल बने, बहुत से दल विखंडित हुए, बहुत से दल समायोजित भी हुए। ऐसा ही यहाँ अमेरिका में वहाँ की परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक दलों का गठन हुआ। अमेरिका में राजनीतिक दलों की रूपरेखा प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के काल में ही बन गई थी। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिकी लोग दो गुटों में बंट गए थे। जब वहाँ संविधान की संरचना के लिए फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हो रहे थे, तो वहाँ दो गुटों में बंट गए थे सारे समुदाय के लोग। एक बार शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में था कि केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए, केंद्र मजबूत होना चाहिए ताकि कोई विखंडन की गुंजाइश नहीं हो। और जिसके समर्थक थे हैमिल्टन और उनके कुछ अनुयायी, जो बाद में फेडरलिस्ट कहलाए। और इनके विरुद्ध दूसरे लोग केंद्र की बजाय राज्यों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वो कहते थे कि केंद्र की बजाय राज्यों को अधिक स्वतंत्रता दी जाए ताकि राष्ट्र मजबूत हो, क्योंकि राज्य सक्षम होंगे
राज्य मजबूत होंगे तो राष्ट्र अपने आप मजबूत होगा। और इस गुट के नेतृत्व करता थे जेफरसन और उसके कुछ साथी। ये हैमिल्टन और जेफरसन दोनों बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, आपको मैं बता दूं। और उन्हें बाद में रिपब्लिकन कहा जाने लगा। जो जेफरसन का जो गुट था, जो राज्यों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, वे बाद में रिपब्लिकन कहलाए। आगे चलकर यही दो गुट दो अलग अलग राजनीतिक दलों में परिवर्तित हो गए। जैसे ब्रिटेन में पहले टोरी और व्हिग नामक दो संगठन थे, और फिर बाद में उन्हीं दो संगठनों से दो दलों की संरचना हुई, अनुदार दल और उदार दल। और फिर उन्हीं से फिर उदार दल से फिर एक दल और निकला, मजदूर दल, लेबर पार्टी। यहाँ भी ऐसा ही कि ये जो दल थे, ये जो केंद्र की सत्ता के पक्षधर, केंद्र की मजबूती के पक्षधर और राज्य की स्वतंत्रता के पक्षधर, ये दोनों फिर बाद में अलग अलग दल के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई। अफ्रीका में 1856 में दास प्रथा के विरोधियों ने एक नया दल बनाया जो रिपब्लिकन दल कहलाया। ये अफ्रीका की जगह यहाँ अमेरिका समझिए, गलत टाइप हो गया। अमेरिका में 1856 में दास प्रथा के विरोधियों ने एक नया दल बनाया जो रिपब्लिकन दल कहलाया। यह उस समय का उदारवादी दल था। तो ये दल कोई एक दिन में नहीं बनते। एक तो सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी होगी कि दलों की संरचना एक बहुत लंबा प्रोसेस है, और फिर उनका एक वेल सेटल होना, और फिर सत्ता की प्राप्ति तक उनकी पहुंच होना, इस प्रोसेस में उनको कई वर्ष लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि प्रारंभ में बीजेपी को, जब बीजेपी 1980 में बनी थी, तो प्रारंभ में उसको मात्र 3 सीटें मिली थी, और धीरे धीरे उन सीटों की संख्या बढ़कर आज इतनी हो गई कि बीजेपी खुद के दम पर अपनी सरकार बनाए हुए हैं केंद्र में। तो कोई दल एक दिन में इतना सक्षम नहीं हो सकता, कई वर्ष लग जाते हैं। अमेरिकी दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। तो पहली विशेषता तो यही है कि द्विदलीय व्यवस्था, वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है। जब कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहाँ 2 दलीय व्यवस्था है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, और भी बहुत से देश है। ऐसे देश भी हैं जहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि। और ऐसे देश भी हैं जहाँ एक दलीय व्यवस्था है, जैसे चाइना में, क्यूबा, मैंने भी नाम लिया इनका, उत्तरी कोरिया आदि। द्विदलीय व्यवस्था अमेरिका में प्रारंभ में फेडरलिस्ट एवं डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स थे, फिर वहाँ विक्स एंड डेमोक्रेट्स बने, और वर्तमान में वहाँ रिपब्लिकन्स एवं डेमोक्रेटिक दल कार्यरत है। इस प्रकार वहाँ द्विदलीय व्यवस्था प्रचलित है। यानी बहुत उथल पुथल, बहुत नामों के परिवर्तन, विचारधाराओं के परिवर्तन, बहुत संगठनों के विखंडन, उनके जुड़ाव आदि से निकलकर आज वर्तमान में वहाँ 2 प्रमुख दल कार्यरत हैं, जिनको एक को हम रिपब्लिकन पार्टी बोलते हैं और दूसरे को हम डेमोक्रेटिक पार्टी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मुनरो कहते हैं कि जब द्विदलीय व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य कर रही है तो तीसरे और चौथे दल की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। द्विदलीय व्यवस्था लागू होने का और वह बनी रही, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मुनरो जो कह रहा है कि वहाँ जब 2 दल अच्छे कार्य कर रहे हैं, ठीक से कार्य कर रहे हैं, तो फिर तीसरे और चौथे दल की क्या आवश्यकता है। ये मुनरो महोदय कह रहे हैं। राजस्थान में, भारत के जो प्रांत है राजस्थान, इसमें भी 2 पार्टी सिस्टम है, बीजेपी और कांग्रेस। कई बार यहाँ तीसरा और चौथा दल बनाने का प्रयास किया,
बना भी, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। तो आज भी यहाँ राजस्थान में 2 पार्टी सिस्टम है, और बहुत से राज्य ऐसे हैं भारत के जिनमें बहुदलीय व्यवस्था है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो अमेरिका में भी 2 पार्टी सिस्टम है। विचारधारा संबंधी अंतर नहीं, वहाँ कोई अंतर ही नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के दोनों राजनीतिक दलों में विचारधारा संबंधित कोई अंतर ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है ये। जबकि दलों का निर्माण विचारधाराओं के क्लियर कट विभाजन से होता है, लेकिन वहाँ दोनों दलों की विचारधारा में कोई अंतर ही नहीं है। वहाँ दोनों दलों में सैद्धांतिक मतभेद नहीं होकर वर्गीय मतभेद है, छोटे मोटे वर्गों से संबंधित, वर्गों के हितों से संबंधित मतभेद है। बाकी वहाँ दोनों दलों में कोई अंतर नहीं है। ये एक तो इसको आलोचना भी कर सकते हो इस प्रकार, इस आधार पर यहाँ विचारधारा में दोनों दलों की विचारधारा में कोई अंतर ही नहीं है। तो जैसा कि पहले बताया गया था कि रिपब्लिकन कम डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बिल्कुल सही है ये बात। दलीय व्यवस्था, दलीय व्यापकता, अमेरिका में राजनीतिक दल सर्वव्यापक है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उनसे अछूता हो। वहाँ संघ, राज्य एवं स्थानीय इकाइयों सभी पर इन राजनीतिक दलों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, और इसीलिए इन्हें अदृश्य सरकार भी कहा जाता है। ये बात तो सही है कि वहाँ जो दोनों दल हैं उनका बहुत व्यापक प्रभाव है, कि वो ग्रास रूट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक समानांतर रूप से छाए हुए हैं। भारत में भी कुछ दल ऐसे हैं, लेकिन वो संपूर्ण देश में फिर भी उनका प्रभाव नहीं दिखाई देता। जैसे कांग्रेस और बीजेपी, और भी बहुत, कांग्रेस और बीजेपी को हम ले सकते हैं उदाहरण के लिए, जो ग्रास रूट लेवल से नेशनल लेवल तक छाए हुए हैं। लेकिन बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां आज भी बीजेपी का प्रभाव बहुत नगण्य है, और कांग्रेस का जो पहले जनाधार था वो भी बहुत घट रहा, घट क्या रहा, बहुत घट गया। तो कहने का मतलब मेरा है कि दलीय व्यापकता भारत में भी है, इन दोनों दलों की आज भी मान सकते हैं, लेकिन अमेरिका में जो दोनों दल हैं उनकी व्यापकता बहुत सारगर्भित है, देखी जा सकती है, जो इकाइयों से लेकर और राज्य और जिलों और प्रांतों और केंद्र तक देखी जा सकती है। संविधान में उल्लेख नहीं इन दलों का, ये बड़ी बात है। अमेरिका में दलीय व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। वहां दलों की उत्पत्ति, उनका विकास एवं संगठन सब कुछ परंपरागत है। वहां इनके बारे में कोई ज्यादा उल्लेख नहीं है। अमेरिका में सब कुछ ट्रेडिशनल चला है। लूट प्रथा, इस दृष्टि से भी बहुत आलोचना होती है कभी कभी दलीय व्यवस्था की। अमेरिका में दलीय व्यवस्था स्वार्थपरक है। वहां लोग अपने निजी हितों को साधने के लिए राजनीतिक दलों से जुड़ते हैं। उनका राष्ट्रीय हितों से कोई सरोकार नहीं होता, इसलिए वहां दलीय प्रथा को लूट प्रथा भी कहते हैं, क्योंकि वहां कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थवश दलों से जुड़ता है और तो स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो फिर उसे छोड़ भी देता है, और इसीलिए वहां एजेंडा बहुत तेजी से बदलता है। आपने देखा होगा कभी बहुमत से, संपूर्ण बहुमत से एक दल आ जाता है, फिर जनता उसको पलट देती है और फुल बहुमत से दूसरे दल को जिता देती है, और कुछ लोग स्वार्थ बस उनसे जुड़ते रहते हैं, अपने स्वार्थों को साधते रहते हैं। तो लूट प्रथा अमेरिकी, हमारे भारत में ऐसा नहीं। भारत में तो कुछ लोग तो इतने कट्टर पार्टी के समर्थक होते हैं, चाहे मर जाए वो, और प्राण भी दे देते हैं चुनाव प्रचारों के दौरान। बहुत से लोग, चाहे वो उनको मरना मंजूर हो जाए, उनको भूखा रहना मंजूर हो जाए, उनको बेरोजगार रहना मंजूर हो जाए, लेकिन वो अपने परंपरागत दल को नहीं छोड़ेंगे। इतना मोरल इफेक्ट मैंने किसी और राज्य की शासन व्यवस्था में दलीय व्यवस्था के तहत नहीं देखा। यहां व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के लिए प्राण तक दे देता है,
जीवन भर उसके कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते अपने उम्र त्याग देता है, बेरोजगार रहता है, अभाव में रहता है, लेकिन वो अपने राजनीतिक दल का साथ नहीं छोड़ता। ये बहुत मोरल जो स्ट्रांगनेस यहाँ के लोगों में है वो। हाँ, हालांकि आजकल वोटर्स का भी थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। कुछ लोग स्वार्थवश या अपने हितों को साधने के लिए एक दल से दूसरे दल में, दूसरे दल से तीसरे दल में चले जाते हैं, तो वो आया है एक ट्रेंड। लेकिन फिर भी बहुसंख्यक जनता अपने परंपरागत राजनीतिक दल को नहीं छोड़ती। दबाव समूह का प्रभाव, अमेरिका में राजनीतिक दलों पर दबाव समूह का प्रभाव बहुत अधिक है। प्रेशर ग्रुप्स का प्रभाव बहुत, ये तो भारत में भी है। दबाव समूह राजनीतिक दलों पर दबाव डालकर अपनी मांगे बनवा लेते, जायज नाजायज मांगे, क्योंकि दबाव समूह उनको चुनाव में बहुत सहयोग करते हैं, उनको शासन सत्ता को चलाने में बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो यहाँ भी दबाव समूह का बहुत अधिक प्रभाव है राजनीतिक दलों पर। ये दबाव समूह राजनीतिक दलों पर अपनी मनमानी इच्छाओं का दबाव डालकर अपने कार्य को सिद्ध करते रहते हैं। अपनी मनमानी इच्छाओं का, जायज नाजायज मांगों का दबाव डालकर अपने कार्य को सिद्ध करते रहते हैं। तो ये इस प्रकार अमेरिकी दलीय व्यवस्था के बारे में मैंने कुछ आपको बताया, और इसके संबंध में आगे के व्याख्यान में हम बात करेंगे कि किस प्रकार अमेरिकी शासन व्यवस्था में, दलीय शासन व्यवस्था में कौन कौन सी खूबियां हैं, कौन कौन से वहाँ नकारात्मक बिंदु हैं, उनके संबंध में हम बात करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान में आपने बड़ा ध्यान से मेरी बात को सुना, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और एक असाइनमेंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का है, उसको आप देखिए। अमेरिकी दलीय व्यवस्था का स्वरूप क्या है? एक दलीय है, द्विदलीय है, त्रिदलीय है या बहुदलीय है? तो इसको आपको हल करना है। और आपने मेरी बात को, मेरे व्याख्यान को ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। और यदि आपको मेरा ये व्याख्यान अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। उन्हें बहुत धन्यवाद।